नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं राकेश सर। राकेश सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत में कहा था परजीवी, कॉकरोच और जाने क्या क्या, और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर एक पार्टी बन गई जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। सीजीआई आज लंदन में एक सेमिनार में गए हुए थे। कॉकरोचों ने उन्हें वहां घेर ली और इस घेरने के बाद सीजीआई की बोलती बंद हो गई। भारत में तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ तो कोई रोकता ही नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ सीजीआई का एक ओहदा अलग से है साहब, उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन लंदन के लोगों में वहाँ सेमिनार था एआई और कानून को लेकर, तो उस सेमिनार में जो तो सवाल हुए वो भारत की शुचिता, भारत की मौजूदा व्यवस्था, सब पर सवाल खड़े कर गई और ये सीधा सीधा भारत के सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। जब सिस्टम कोलैप्स होता है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तो देश की बदनामी होती है। जैसे आज 7.7 जीडीपी बनाकर, बताकर, प्रस्तुत कर बड़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा वाकया, जब 5.5 और 5.25 जीडीपी थी, हर हाथ में पैसा था, हर जेब में पैसे थे, हर हाथ को काम था, और आज 7.7 जीडीपी पर जेब में पैसा नहीं है। मैं जीडीपी पर चर्चा नहीं करूंगा, मेरा मुद्दा है कि क्या हुआ सर सीजीआई के साथ लंदन में। देखिए, सीजीआई अपने उस बयान के लिए आज भी अपना माथा पीटते होंगे जो उन्होंने सबसे बड़ी अदालत में अपनी आसंदी पर बैठकर दिया था। आपको याद होगा, तारीख थी 15 मई। चीफ जस्टिस अदालत में बैठकर किसी प्रकरण पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने उसमें पता नहीं किस रौ में बहकर देश की युवा पीढ़ी को, बेरोजगारों को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, तमाम लोगों को शामिल करते हुए कह दिया कि कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कहीं नौकरी नहीं लगती तो कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ वकील बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। और इन सब लोगों को, पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को कॉकरोच और पैरासाइट बता दिया, यानी तिलचट्टे और परजीवी। उसके बाद जो बवाल हुआ था हम सब जानते हैं, जमकर उस पर कलह मची थी और कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी अचानक नमूदार हो गई। ये कॉकरोच है कि नहीं हम नहीं जानते, जिन लोगों ने लंदन में घेरा उनको। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है, बर्कबेक यूनिवर्सिटी, वहां पर एक इंटरनेशनल सेमिनार था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। इसमें मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत उपस्थित थे। ये उस वक्त स्टेज का दृश्य है जब जस्टिस सूर्यकांत वहां बोल रहे थे। हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी की जो इमारत है वो भी देख लीजिए, कितनी भव्य और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। इसमें वे भाषण दे रहे थे। इस आयोजन में और कौन कौन था ये बता दें, फिर घटनाक्रम पर आएंगे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें। आयोजन में भारत से ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज के लोग, यानी भारत के बहुत सारे वकील साहिबान भी शिरकत करने गए हुए थे। ये जो तस्वीर है, इनका नाम है प्रज्ञा पारिजात सिंह। ये भी भारत में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। ये मॉडरेटर थी उस कार्यक्रम की, उस इंटरनेशनल सेमिनार की। जिस वक्त सेमिनार चल रहा था, अचानक एक महिला की आवाज गूंजती है। हम सीधे पहले 59 मिनट का वो वीडियो दिखा देते हैं। उसमें उन्होंने किस 59, क्षमा कीजिए, 59 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गए। 59 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने सीजीआई से कोई सवाल पूछा है। हम फिर उसको समझाएंगे। जी, देख लीजिए। His lordship made some very important
about the Indian track record of protecting democracy in the context of AI. We now hear from a number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent, very well publicized. With all due respect, I'm so sorry, ma'am, I would not be able to take up that question since the topic is concerning artificial intelligence and international law. Yes, So sorry. I think when the respected speaker has I'm referred extremely sorry. I'm to extremely sorry. and journalists and We'll have to cut it off. information. तो हमने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा कि सीजीआई साहब मंच पर बैठे हुए हैं। इस महिला ने उनसे जो सवाल पूछा, चूंकि अनायास हुआ था तो कोई बहुत कैमरा जूम इन होकर और उसकी आवाज पूरी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन बाद में जो समझ में आया, लोगों ने लिखा है, इस महिला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा, भारत में डिसेंट के प्रति बढ़ती हॉस्टिलिटी क्या लोकतंत्र की रक्षा के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल नहीं उठाती? आपकी रिपोर्ट में भी इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। आसान भाषा में कहें तो उसने कहा कि भारत में इस वक्त जो असहमति है, असहमति की जो आवाजें हैं, उसके प्रति जो शत्रुता का, दुश्मनी का भाव है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लोकतंत्र का, भारत का जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है लोकतंत्र की रक्षा का, उसे खतरे में डालने वाला काम नहीं है? और ये सब आपकी रिपोर्ट्स में, कानून के जानकारों के तमाम सारे बोलने लिखने में परिलक्षित हो रहा है कि भारत में असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति सत्ता से असहमत है तो उससे दुश्मनी निकाली जाती है, उनका आशय ये था। बाद में जो दूसरी आवाज थोड़ी आपने साफ साफ सुनी, वो आवाज थी प्रज्ञा पारिजात सिंह की, जो मॉडरेटर है। उन्होंने एकदम कवच कुंडल पहनाकर सीजीआई के सामने रक्षा के रूप में एक सुरक्षा की दीवार बनकर खड़ी हुई और कहा कि मैडम माफ कीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकती, क्योंकि विषय एआई और इंटरनेशनल लॉ है। फिर भी उन्होंने कुछ कहा तो फिर प्रज्ञा पारिजात सिंह ने कहा कि नहीं, कट कर दीजिए इस सवाल को और इसको यहीं विराम दिया जाए। और माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय चुप्पी साधे बैठे रहे, खामोशी से एकदम। अब इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो है, वो इससे भी कम सेकंड का है, 14 सेकंड का वीडियो है, वो सुनवाते हैं। फिर एक आवाज गूंजी सभागार में जब इस महिला को सवाल पूछने से रोक दिया गया। Give us some respect, please. Treat your life. Look, please, please. Let's just call an end to this, can we? Thank you. एक और दर्शक या श्रोता उस सभागार में था, उसने कहा, गिव अस सम रिस्पेक्ट प्लीज, हमें थोड़ा सा सम्मान दीजिए, हमें यानी युवा पीढ़ी को, सवाल पूछने वालों को थोड़ी इज्जत से बात कीजिए, थोड़ा तो अवसर दीजिए बात करने का, सवाल पूछने का। ये दो छोटे छोटे वीडियो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान का किस तरह से लोगों ने, किस भाव से उसे लिया है। आपने अच्छी तरह सुना था, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सबके सामने थी, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है सुप्रीम कोर्ट का। साफ साफ सुना था लोगों ने कि उन्होंने किस तरह कॉकरोच कहा, क्या कुछ नहीं कहा। अब इसका खामियाजा उन्हें पूरे देश दुनिया में भुगतना पड़ रहा है। देश में तो आप देख ही रहे किस तरह बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां, स्वतंत्र पत्रकार, समीक्षक, आलोचक, बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट, सब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इस देश की युवा पीढ़ी को कोई कॉकरोच कैसे कह सकता है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। और इसका खामियाजा उन्हें अब ये भुगतना पड़ रहा है कि देश में तो उनकी आलोचना हो ही रही है। हम जैसे लोगों ने, हमने तो उस दिन मांग की थी, सार्वजनिक मंच पर कई डिबेट्स में कहा था
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ नागरिकों की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जब आप अदालत की अवमानना करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ नागरिक होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ पीपल होना चाहिए। नागरिकों की अवमानना, उसमें हम और आप जैसे लोग जाएं, नागरिक जाएं, अदालत में खड़े होकर कहें कि आपने हम जैसे मनुष्यों को, हम तो इंसान हैं, हम आपसे असहमत हो सकते हैं, आप हमसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, खास तौर से युवा पीढ़ी को, वैसे तो दुनिया के किसी मनुष्य को आप कॉकरोच नहीं कह सकते। सभी जीव जंतुओं का सम्मान है, कॉकरोचों का भी पूरा सम्मान है, लेकिन आप मनुष्यों को कॉकरोच कैसे कह सकते हैं? कल को कॉकरोचों की सभा में, उनकी सर्वोच्च अदालत में, अगर कॉकरोचों की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉकरोचों को इंसान कह दे तो हो सकता है वे भी बुरा मान जाते हो। अगर ऐसी कोई अदालत हो, उनकी भी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपना संवाद का तरीका है। चर्च, ये पशु जगत में, पक्षी जगत में सब बात करते हैं एक दूसरे से, तो हम कौन होते हैं इंसानों को कॉकरोच कहने वाले? इसलिए अब ये जो पार्टी बनकर आ रही है, हमारी बातचीत जब आप दर्शक सुन रहे हैं, इसके कुछ घंटे के अंदर, थोड़ी ही देर बाद अभिजीत दिपके लैंड करने वाले हैं, फिर उसके बाद जो होगा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसमें एक घटना और जोड़ दीजिए, उस पर हम बात करेंगे, दूसरी घटना पर। फिलहाल आपका एक सवाल ले लें जी। सर, ये घटना घटी तो क्या देश का मान मर्यादा नहीं कमजोर पड़ा? अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये कहा जाए, प्लीज हमारा भी कुछ मान सम्मान, ड्यू टू रिस्पेक्ट चर्चा हो, या कोई महिला ये पूछे कि असहमति का इतना अपमान क्यों, उसके साथ इतनी जलालत क्यों, तो इसका मतलब अब विदेश तक ये बात जा चुकी है कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं। बिल्कुल, देखिए, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो ह्यूमन वॉच जी, अब इसमें दो सवाल जुड़ गए। एक तो प्रधानमंत्री से वो महिला पत्रकार का मैं सवाल, उसी पर आ रहा था, आप समझ और गए एक हमारे ही, सर। ये अब दो सवाल हो गए, अभी तक एक था, और दोनों देश की सुपर पोस्टों से, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा से नहीं पूछा गया है कि भारत में ऐसा हो रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही समझ गए, समय रहते मैं उसी पर आने वाला था अगले चरण में। नॉर्वे में हेली लिंग नाम की एक युवा पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था। उसका सवाल भी तो यही था लगभग, कि भारत में ह्यूमन राइट्स की पोजीशन इतनी खराब क्यों है, क्या उस बारे में आप सवाल लेना चाहेंगे? क्यों नहीं लेते हैं सवाल? यहां भी उसने क्यों लगाकर ही पूछा कि क्या भारत में असहमति के प्रति जो दुश्मनी पनप रही है, वो भारत की लोकतंत्र की रक्षा की जो परंपरा है उसको लेकर खतरा नहीं है? तो आपने ठीक कहा, देश के दो सिरमौर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी, इन दो लोगों से दुनिया के दो अलग अलग देशों में जो लोकतंत्र के लिए जाने जाते हैं, हम भले ब्रिटिश हुकूमत में रहे हों 150-200 साल, लेकिन आज भी वहां सरकारों से सवाल पूरी आजादी के साथ किया जा सकता है। और नॉर्वे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में, प्रेस स्वतंत्रता में नंबर 1 है, हम 157वीं पोजीशन पर हैं। तो इन दो घटनाओं ने, नॉर्वे की घटना ने और ये लंदन में सीजीआई के से पूछे गए सवाल ने, भारत की प्रतिष्ठा को भी रसातल में पहुंचाने का काम किया है। और इससे ये बात साबित हो गई है, आपने सही पूछा, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे ये तो समझ में आ रहा है कि अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत में सत्ताधारी दल, सत्ता में बैठे लोग, उनके समर्थक अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, मीडिया के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, किस तरह विपक्ष के साथ सलूक हो रहा है, जो आजाद आवाजें हैं उन्हें किस तरह रोकने की कोशिशें हो रही हैं। ये बदनामी पूरे देश में पूरी दुनिया में हो चुकी है। आपने सही कहा, ये किसी कार्यकर्ता से सवाल नहीं पूछा गया, देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया। तीसरा सवाल भी जोड़ लीजिए, और दोनों की सर बोलती बंद हो गई है।
दोनों की बगले बोलती बात। झांकते नजर आए हैं, कोई तीसरी जवाब नहीं दे पाई। तीसरे का नाम भी तो जोड़ लीजिए, हडसन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में, राम माधव, सत्ताधारी पार्टी, सर, और उसके एक एनजीओ की चर्चा मत करो, एक एनजीओ की चर्चा करके इस खबर को कमजोर मत कीजिए। नहीं, वो विश्व का सबसे जो वो सिरमौर संस्थाओं को घसीटा गया है। एक लेकिन देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक कानून के रखवाले सबसे हैं, प्रमुख स्तंभ हैं, प्रमुख स्तंभ, जो इस देश के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। संविधान के कस्टोडियन हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के संविधान के संरक्षक हैं, अभिभावक हैं। भाई राम माधव की क्या आप उनसे तुलना करोगे? राम माधव की इसलिए राम माधव 300 करोड़ रुपया लेके सतपाल जी के पास गए, तब से हम उनके बारे में जिक्र ही नहीं करते हैं। नहीं, उनके बारे में इसलिए करना जरूरी है कि वे दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के पदाधिकारी हैं भाई। हाँ, बीजेपी में भी इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं वो दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ, मतलब अब 3 हो गई सबसे बड़ी संस्थाएं। 3, एक सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी पार्टी देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरे दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ। जैसे प्रधानमंत्री ने एनजीओ कहा लाल किले की प्राचीर से, उससे सवाल पूछा जाए तो वो ऐसे दौड़े कि हुसैन बोल्ट से भी ज्यादा तेजी से दौड़कर निकल लिए। प्रधानमंत्री कन्नी काटकर तेज कदमों से सीढ़ियां उतर गए, फिर भी वो पत्रकार पीछा करती रही तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मंच पर गुड़ खाए बैठे रहे। वे चाहते तो जवाब वहीं के वहीं दे सकते थे कि नहीं, आपका सवाल ठीक नहीं है, हमारे यहाँ असहमति को पूरा सम्मान है, और देखिए विपक्ष है, पत्रकारिता है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, जनता सड़कों पर विरोध करती है। इतना सा वे कह देते तो भारत का मान बढ़ता। वहां वे साबित करते कि आपका प्रश्न ही बेमानी है। कहते कि आप भारत आइए और देखिए कि कैसे असहमति की आवाजों को सम्मान मिलता है। लेकिन जवाब किस आधार पर देते? फिर वो गिना देती महिला कि आपके यहाँ तो लीडर ऑफ अपोजिशन का 10 सेकंड का वीडियो भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इंडिया में। कहाँ है असहमति की आवाज के लिए स्थान? कितने यूट्यूब चैनल स्पेशल कवरेज न्यूज जैसे बंद करा दिए आपकी सरकार ने। इसलिए वे जवाब, एक पत्रकार को भी आप सुमोटो संज्ञान ले चुके, एक खबर पे माल छोटी सी पे। कितनी ऐसी खबरें, बिल्कुल सही बात है। सीजीआई खुद ले चुके संज्ञान हमारे मित्र अजय शुक्ला की खबर पर, किसी पर, और एक और जिसको सजा हुई है अभी, एक यूट्यूबर कोई है, नाम मैं भूल रहा हूं, उनको तो सजा हुई है। तो ऐसी चीजों के जब जवाब नहीं होते तो फिर चुप रहना पड़ता है। फिर उनका कोई हितैषी ढाल बनकर आ जाता है और कहता है विद ड्यू रिस्पेक्ट आप ये सवाल नहीं पूछ सकती मैडम। अरे भाई, सवाल पूरी दुनिया में पूछे जाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर सुबह बैठ जाता है सज धजकर टाई बांधकर, कैसे कैसे सवाल उससे होते हैं, कितनी नोक-झोंक होती है, पर वो ये नहीं कहता मुझसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। तो सर एक सवाल तो मोदी जी पर दाग देता है रोज, एक सवाल रोज दाग देता है। अब की बार तो उसने ये और कह दिया कि पहले भारत हमको लूटता था, अब हम भारत को लूट रहे हैं। यानी एक तरह से उसने कांग्रेस की तारीफ कर दी है। और सर उसको भी हमारे एंकरों ने फायदा में बता दिया कि वो गलत कह रहा है। ये तो व्याख्या करने के लिए ही रखे गए हैं। वो जो जीडीपी बता रहे हैं 7.8, उसके आंकड़े का खुलासा हो चुका है कि हमारे आंकड़ों को दुनिया की संस्थाएं नहीं मान रही हैं। विश्व बैंक नहीं मानता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं मानता, और दुनिया की तमाम जो संस्थाएं हैं, वे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, वे नहीं मानती हमारी किसी चीज को। आप फर्जी आंकड़े बताते रहिए। और वहां तो क्या है, ट्रंप तो बहुत दूर की चीज है। वहां तो अभी हमने सुना था ना कि दिल्ली में, जी बात पूरी कर दो फिर हम आए। अरे हमने सुना था ना, एक एंकरनी साहिबा बता रही थी कि 7 रुपए ही तो पेट्रोल बढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली में एक बाइक वाला 1 महीने में इतनी ही चलाता है तो इतने रुपए बढ़ेंगे। फायदे गिनाए जा रहे हैं महंगाई के। तो उनके लिए ट्रंप के बयान को अपने हित में बता देना कौन सी बड़ी चीज है। जी, कोई ताजा खबर बता रहे हैं शायद आप। सुबह हमने जो वीडियो आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में आपसे हमने कहा था कि कल इस लिस्ट पर बड़ी चर्चा हुई, तो हो गई थी सुबह ही शुरू कि कांग्रेस ने 3 ब्राह्मणों को दे दिया। कल तक ये चर्चा थी कि कांग्रेस ब्राह्मणों को कुछ नहीं करती, अपने परंपरागत वोट पर याद नहीं करती, तो कांग्रेस करे तो करे क्या।
हम बता चुके थे उसी दिन उस कहानी में, गधे वाली नीति कथा सुनाई थी हमने, लोक कथा, जी कि जी गधा और उसको ले जाने वाले पिता पुत्र का क्या हाल हुआ था। सर, यहाँ एक आप बड़ा महत्वपूर्ण आपसे सवाल है। जी, इन तीन बड़े लोगों पर, देश के सिस्टम पर जो सवाल किया गया, उस पर ऐसे दो बोल नहीं निकले जो देश की छवि निखर कर आती कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी ये सवाल करने की। क्या आपने भारत में आकर देखिए, तब हमसे पूछिए। ये तो सकपका गए, बगले झांकने लगे, कहीं और ना कोई पूछ ले कि तुम्हारे यहां तो मुसलमानों पर भी अत्याचार होता है, तुम्हारे यहाँ जातिगत अत्याचार है। अगर किसी राज्य में सीएम है किसी जाति का, तो वो दूसरी जाति को अत्याचार कर रहा है। फला जाति का मुख्यमंत्री है तो फला जाति पर अत्याचार कर रहा है। दलितों पर अत्याचार होता है देश भर में। तुम्हारे यहाँ दलित मूछ नहीं रख सकता है, वो सड़क पर नहीं निकल सकता, वो बारात लेके नहीं निकल सकता है, तो क्या कहते हैं? सर, एक छोटी सी टिप्पणी दे दो क्योंकि समय हो रहा है। देखिए, ये जो कुछ भारत में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अब वो जमाना थोड़ा ही रहा है कि जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार छपते थे, पूरी दुनिया को यहाँ की खबर ही नहीं मिलती होगी कि क्या हो रहा है। मिलती थी, देर से मिलती थी, अब तो चंद सेकंड में मिलती है। हमारी और आपकी बातचीत, हमारे वीडियो, हमारे चैनल्स के वीडियो पूरी दुनिया उसी पल उसी क्षण देख लेती है। जब हम लाइव करते हैं या हम रिकॉर्डेड वीडियो कोई जारी करते हैं बाद में, तो उसे पोस्ट होते ही दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर इंटरनेट होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव पर हो चाहे हिमालय के आसपास कहीं बैठा हो, मात्र इंटरनेट की जरूरत है। तो भारत में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह अल्पसंख्यकों की नरसंहार की अपीलें की जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, अपील क्या होती। अभी कुछ महिलाओं का वीडियो चल रहा है, वे दूसरे धर्म की महिलाओं के या दूसरी जाति की महिलाओं की सड़क पर नंगा करके परेड निकालने की मांग कर रही हैं। कितना शर्मनाक बयान है। तलवारें बांटी जा रही हैं, त्रिशूल भाले बांटे जा रहे हैं, खुले आम दूसरे धर्म के लोगों को मारने और मरे हुओं की कब्रों को खोदने की धमकी दी जा रही है। कब्रें खोदकर बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। बलात्कारी जेल से छूटकर मौज कर रहे हैं, जेल से छूटने के बाद अभिनंदन हो रहे हैं। बलात्कार के आरोप में पकड़े गए लोगों के पक्ष में धरने, जुलूस, हनुमान चालीसा हो रहा है। अभी आपके उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो ये चीजें जब पूरी दुनिया देखती है तब सवाल करती है। और चूंकि इनके जवाब नहीं है सत्ता के पास, न प्रधानमंत्री के पास, न सीजीआई के पास, न आरएसएस के पास, तो वे इसी तरह रणछोड़ दास बनकर भागते हैं, जैसे इन तीनों महापुरुषों ने भागना ही बेहतर समझा। ये अच्छी चीज नहीं है, इससे देश का सम्मान मिट्टी में मिलता है। हमें न नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना, न सीजीआई से, न मोहन भागवत से। हमारी प्राथमिकता देश और देश का सम्मान है। और इनकी कथनी करने की वजह से पूरी दुनिया में अगर हमारी खिल्ली उड़ रही है, हमारे सवाल पर, हमारे किरदार पर, देश की भूमिका और देश के स्वाभिमान पर सवाल लगाए जा रहे हैं, तो ये हम सब का अपमान है। ये अकेले नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का अपमान नहीं है, सीजीआई का अकेले नहीं है, सूर्यकांत का। वे हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश हैं। तो हम सब का भी अपमान है कि वे जवाब नहीं दे सके। इन सब लोगों से हाथ जोड़ के इतनी सी विनती है कि एक पल ठहर कर जितना आपको उचित लगे उतना तो जवाब दे दिया करें। राहुल गांधी देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 500 पत्रकारों के सामने, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर में कितने देशों के नाम गिनाए, जहां वे सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, भाषण देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विश्वविद्यालय के रिसर्च वाले स्टूडेंट्स और फेलोज के साथ डिस्कशन करते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बेबाकी से जवाब दे, हमारे सीजीआई भी जवाब दें, आरएसएस के पदाधिकारी भी जवाब दें। इससे बेहतर क्या होगा? तब सम्मान बढ़ेगा हमारे देश का। फिलहाल तो मोदी युग में देश की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। जी।
चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दर्शक ये समझें, क्योंकि हम तो खबर विशेष लाते हैं निकाल के, और आप दिन भर जब इन सब चीज़ों को बात करते हैं तब ये निकाल पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।